रिकॉर्ड क्लियर है? तो समझना है। तो यहाँ पे आप समझ लो, सेल का आप जो रिवीजन कर रहे हो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सेल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है? तो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट मानते हैं। स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी जनरली मानते हो किसको? रॉबर्ट हुक को कहते हो, है ना। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी हो जाएगा कौन? सीपी स्वानसन। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी हो जाता है ए के शर्मा। ठीक है, फिर लिविंग सेल का डिस्कवरी की बात आती है तो कौन करता है? एबी ल्यूवेनहुक। और न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी है वो किसने दिया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया हुआ है? जेई परकिंजे ने दिया हुआ है। फिर इसी में से कुछ बात आ जाती है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। तो प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी है ये बताओ किसने दिया हुआ है? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया हुआ किसने है? तो ये दिया हुआ है दो साइंटिस्ट ने, डी बैरी और एक है जिसका नाम है मैक्स शुल्ट्ज, है ना। डी बैरी एंड मैक्स शुल्ट्ज ने दिया हुआ है। इसके बाद बात आती है डी बैरी एंड मैक्स शुल्ट्ज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। फिर आता है कि भाई सेल थ्योरी किसने दिया हुआ है? सेल थ्योरी किसने दिया हुआ है? ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि काफी कॉमन क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किसने दिया? किसने दिया हुआ है? स्लाइडेन। किसने दिया हुआ है? स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया हुआ है सेल थ्योरी। एनी प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट आ गया, ये सभी आपने पढ़ा हुआ है। तो कॉमनली बस आपको डेराइव करते चले जाते हैं कि कौन कौन सा पार्ट आप यहाँ पे देख लोगे। अगर ये रिवीजन वाला सेक्शन आपको ध्यान में रह जाता है तो भी आप जो है अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो, एक तरह से शॉर्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये जो सेल थियरी है इसको मॉडिफाइड भी किया गया, मॉडिफाइड सेल थियरी, है ना। मॉडिफाइड सेल थियरी, तो मॉडिफाइड सेल थियरी यानी सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसने किया हुआ था? कब किया था? किसने किया था? एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चू। रुडोल्फ वर्चू ने इसको मॉडिफाइड किया और इसने एक टर्म दिया हुआ था। क्या कहा था रुडोल्फ वर्चू ने? क्या बताया था? क्या बताया था? टर्म क्या था वो? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या होता है? ओमनीज सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब होता है? ओमनीज सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है न्यू सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। एनी प्रॉब्लम? ये चीजें हो गई। इसमें फिर कई बातें बताई गई थी जिसमें बताया गया था कि जो बॉडी का वेट है, अब मान लिया जाए कि बॉडी का वेट है 60 केजी है, तो 60 केजी आपका वेट है, तो एक्चुअली वेट किसका है? सम टोटल ऑफ, सम टोटल वेट ऑफ द सेल इज द वेट ऑफ बॉडी हो जाएगा, यानी वेट ऑफ जो बॉडी है वो सम टोटल वेट ऑफ द सेल हो जाएगा। इसी अनुसार से जो आपका फंक्शन है, डाइजेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, मूवमेंट का हो, कोई भी फंक्शन हो, तो जो आप कर रहे हो एक्चुअली क्या है? सम टोटल फंक्शन ऑफ द सेल, है ना। वो क्या हो जाता है? फंक्शन ऑफ द बॉडी हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं इसके बाद सम सेल्स के शेप और साइज की बात की गई थी। तो शेप और जो बात है यहाँ पे कॉमनली समझना, ये आता है ऐसे लिखने को कि शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ सेल्स डिपेंड्स अपॉन फंक्शन, है ना। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स डिपेंड्स अपॉन फंक्शन एंड पोजीशन।
ठीक है। तो कहाँ पे कौन से लोकेटेड है और काम क्या कर रहा है उसके बेसिस पर शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड करता है। जैसे कुछ सेल्स को अगर हम क्वेश्चंस में दे दें कि कुछ सेल्स का शेप या साइज आपको बताना हो, तो जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि आरबीसी का जो शेप है तो वो कैसा होता है भाई, तो बाई कॉनकेव होता है इन केस ऑफ द मैमल, है ना, बाई कॉनकेव होता है, या इसको हम कह सकते हैं डिस्क्वाइड, डिस्क्वाइड हो सकता है। और अगर साइज की बात करेंगे तो साइज क्या हो जाता है, तो 7 माइक्रोमीटर हो जाता है। इस तरह से हो जा रहा है। 7 माइक्रोमीटर क्या है इसका, 7 माइक्रोमीटर क्या है, डायमीटर। 7 माइक्रोमीटर क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। इसी अनुसार से अगर हम बात करते हैं कि अगर न्यूरॉन नर्व सेल की बात करूं, तो नर्व सेल कैसा होता है, तो नर्व सेल होता कैसा है, थ्रेड लाइक होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉन्ग होता है ना। और ये कितना होगा, ये तो लगभग 80 से लगभग 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है, इतना लेंथ का हो जाता है। सभी सेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। इस अनुसार से अगर हम कुछ बात करें सेल की, जैसे मान लो कि डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी की अगर बात करोगे तो कैसा हो जाता है, इरेगुलर शेप हो जा रहा है इसका, इरेगुलर हो जा रहा है। और लगभग कितना होगा, तो ये लगभग 8 to 18 माइक्रोमीटर लेंथ में हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई सेल के लिए। अब आगे समझते हैं, सेल के बाद कुछ टर्म था और भी, जैसे जैसे आप बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप, सबसे ज्यादा सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय, वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड, नॉट डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था, एनीबॉडी, किसने इन्वेंट, नो, ये इन्वेंट किया था एच जॉनसन, एच जॉनसन एंड जेड जॉनसन, 1519, ठीक है। एच जॉनसन एंड जेड जॉनसन ने 1590 में डिस्कवर किया था सबसे पहले। फिर आ गई बात कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसको डिस्कवर किया था किसने, एवी ल्यूवेनहुक ने, एवी ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया हुआ है। इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया हुआ है, तो बेसिकली डिस्कवर तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, लेकिन एमनॉल एंड ई रस्का ने किया था, जो कभी कभी बोलता है 40 सेंचुरीज में, ठीक है, सॉरी, कब किया था, 1931 टू 1932 तक, ठीक है, 1914 में। चलिए, ये हो गई बात कि अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किसी चीज को कितना बड़ा करके दिखाता है, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कितना बड़ा करके दिखा सकता है, तो दिखाने के लिए करीब करीब 5 लाख गुना बड़ा करके भी दिखा सकता है, लेकिन नॉर्मली कितना बड़ा करके दिखा सकता है, तो कितना, तो 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 टाइम दिखा सकता है बड़ा करके, या नॉर्मली अप टू 5 लाख टाइम, अप टू 5 लाख टाइम्स भी बड़ा करके दिखाता है। ये डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन और नीड पे डिपेंड करता है कि हमको कितना पावर का इस्तेमाल करना है। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन एक और इसमें से कहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन कहीं आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो इसमें कितने लेंस होते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं, बताओगे कोई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंटेन 2 लेंस, 2 लेंस कंटेन करता है। कौन कौन लेंस कंटेन करता है,
एक होता है आई लेंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या समझे? आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दो लेंसेज कंटेन करेंगे। एक जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है वहां पे, और एक जो है आंखों से देखते हैं वहां पे कंटेन करता है। ठीक है, ध्यान रखोगे ना इस बात का? चलिए अब ध्यान देते हैं, समझते हैं आगे। इसमें ये हो गई बात। एक और बात इसमें अगर आता है, जैसे अगर बात कर ली जाए कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपने सीखा था कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्या होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर? बताओ कोई, क्या होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर? अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी images which seen under electron microscope। ठीक है, जो इमेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं उसको हम कहते क्या हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि वो इमेज क्या होता है, काफी बड़ा और मैग्नीफाइड दिखता है, इसलिए इसको आप कहते क्या हो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्लियर है? है ना? चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेल को डिटेल स्टडी करने के लिए कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सेल को डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट में डिटेल स्टडी के लिए? जो डिटेल स्टडी के लिए डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, कैसा होता है सेल मेम्ब्रेन? इसका कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लोगे, है ना? सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो लिविंग मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है ये? लिविंग मेम्ब्रेन है। कैसा है? तो डेलिकेट भी है, सॉफ्ट भी है, डेलिकेट भी है। और कैसा होता है? सेमी परमिएबल भी है ना? सेमी परमिएबल भी है, सेमी परमिएबल है। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट आउटर मोस्ट, प्रेजेंट आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल एंड बिलो सेल वॉल इन प्लांट सेल। इसे ये भी पता चल रहा है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है भाई, तो ये बना होता है किसका? तो इसमें प्रोटीन है। तो कितना परसेंट प्रोटीन है? तो लगभग आपको प्रोटीन मिलता है 52%, है ना? 52% प्रोटीन मिलता है। और फॉस्फो बाइलिपिड लेयर, फॉस्फो बाइलिपिड लेयर ये कितना परसेंट होगा? तो 40% होता है। ठीक है, और क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट भी कुछ कंटेन करता है इसमें, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन करता है, लगभग कितना? तो 5%, है ना? एंड रिमेनिंग बहुत सारे और भी चीजें हैं। एंड रिमेनिंग क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें हो सकता है। मेन रूप से कौन? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट, और कोलेस्ट्रॉल हो सकता है अदर में। और क्या हो सकते हैं? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकता है सेल कोट के फॉर्म में। ये सभी चीजें हो सकती हैं। क्लियर है ना? अब देखो, कह सकते हैं कि थिकनेस अगर हम कहें तो कितना हो सकता है? तो मेम्ब्रेन थिकनेस, मेम्ब्रेन थिकनेस की अगर बात कर लो
आ रही बात समझ में? तो मेम्ब्रेन थिकनेस कितना है? तो अबाउट लगभग 50 से लगभग 111 एंगस्ट्रॉम तक है। 50 से 111 एंगस्ट्रॉम है। या यहाँ पे अगर नैनोमीटर में कहेंगे तो 5 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक हो जाएगा। सॉरी, 5 to 10 नैनोमीटर तक हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अगर हम सेल मेम्ब्रेन में आगे थोड़ा डिटेल करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में अगर हम डिटेल करेंगे तो क्या होगा, समझिएगा डिटेल में। इसमें डिटेल अगर करेंगे तो कुछ मॉडल्स है। तो मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई? मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो मॉडल आपको मिलता है। सबसे पहला मॉडल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो हो जाता है जिसको हम कहते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, ठीक है, कहीं से भी लिखाता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। सैंडविच मॉडल, ये सैंडविच मॉडल दिया किसने है तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो सैंडविच मॉडल दिया हुआ था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है डैनियली, है ना, डैनियली, और एक है डैवसन। तो डैनियली एंड डैवसन ने दिया हुआ है सैंडविच मॉडल। डैनियली एंड डैवसन ने दिया हुआ है क्या? सैंडविच मॉडल। ठीक है, ये दिया है लगभग 1935 के लगभग दिया हुआ है डैनियली एंड डैवसन ने। ठीक है, कब दिया हुआ है ये? 1935 में दिया हुआ है। दूसरा जो मॉडल है, ठीक है, दूसरा जो मॉडल है इसको हम, दूसरा मॉडल है जिसको कहते हैं लैमलर मॉडल। ठीक है, लैमलर मॉडल बोल सकते हो, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी सॉरी, लैमलर इसको बोल सकते हैं। और एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये दिया हुआ है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन, अगर क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हो कि भाई रॉबर्टसन ने दिया हुआ था। कब दिया था? तो 1959 में, 1959 में दिया हुआ था रॉबर्टसन। और जो इम्प्रूव्ड मॉडल है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया हुआ है? तो वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया हुआ है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपने पढ़ा था। किसने दिया हुआ था? सिंगर। किसने दिया हुआ था फ्लूइड मोजाइक मॉडल? बताओ जल्दी से। सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था? 1972 में दिया हुआ था। तो ये तीनों मॉडल दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे, ठीक है, इस मॉडल के बेसिस पे अगर कहा जाए तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड कंसिस्टेंसी शो करता है। कैसा शो करता है? क्वासी फ्लूइड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है कि ये क्वासी फ्लूइड कंसिस्टेंसी इसलिए है कि प्रोटीन कैन एबल टू मूव इन लिपिड लेयर। लिपिड लेयर में प्रोटीन मूव कर सकता है, इसीलिए फ्लूइड नेचर बताया। क्योंकि अगर कोई सॉलिड नेचर बताता तो मूव कैसे करता? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाता है? एक ही दिन पकड़ता है नहीं, बोर्ड है। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है, कुछ लिख देते हैं जैसे डेफिनिट शेप,
डेफिनिट शेप टू सेल। इसके बाद क्या करता है, सेपरेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को सेपरेट कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये हो रहा है, ये सारा काम कर रहा है। और क्या करता है, सेलेक्टिव सब्सटेंस को मूव करवाता है, सेलेक्टिव सब्सटेंस इसमें से मूव करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। इसके बाद एक और चीज याद रखना है इसमें, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या याद रखना है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अभी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है भाई, तो आपको याद रखना यहाँ पे है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या बनता है, लिपिड, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या बनता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलकर के रिपेयरिंग करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं मेम्ब्रेन का, इसलिए उसको कहते हो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी लिपिड कहाँ से, ACR से, और प्रोटीन कहाँ से, RER से। ये दोनों हेल्प करता है किसमें, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। ठीक है, चलिए फिर अगर ट्रांसपोर्ट एक्रॉस की बात करेंगे तो आपने पढ़ा था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आपने क्या सीखा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो मूवमेंट किधर होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जनरली किसका मूवमेंट होता है, तो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है ना, और गैसेस में भी होता है। तो मोस्टली जो सब्सटेंस है वो किससे मूव करता है, डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है। इसके बाद ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये आते हैं, जिसको हम कह सकते हो कि डिफ्यूजन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। फिर दूसरा हो गया कि आप ऑस्मोसिस पढ़ते थे, तो ऑस्मोसिस में क्या होता था, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, वाटर का मूवमेंट। तो वाटर मूवमेंट भी किधर से किधर की ओर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, है ना, एच, हाँ एच कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही वाटर मूव कर रहा है। तो इसमें आपने पढ़ा था कि सॉल्यूशन की बात की गई थी, तो सॉल्यूशन में आपने देखा था हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में आपको कैसा मिल गया था, इंडो ऑस्मोसिस हुआ था, जिसमें बाहर से सेल के अंदर वाटर जाता है। कंडीशन क्या था कि अगर यहाँ पे कोई सेल है तो इसके अंदर वाटर इंटर करेगा, है ना। फिर आपने देखा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या था भाई, एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या था, जो सेल है उससे वाटर क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। और अगर आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक है तो क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर पास करेगा, जितना आएगा उतना ही जाएगा। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, पास करता है आइसोटोनिक में। तो ये कंडीशन है। फिर हमने इसी में पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव की अगर बात करेंगे तो एक्टिव में क्या हो जाता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी यूजिंग प्रोसेस है ये। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, और इसमें ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, तो एटीपी एनर्जी यूज कर रहे हैं इसमें। और ये यूज कौन कर रहा है, तो कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इवन प्रोटीन हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, प्रोटीन हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में,
एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको कहते हैं फैसिलिटेट, जो कि एक्टिव नहीं है बल्कि ये पार्ट ऑफ द पैसिव है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में जिसमें प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल को पास करता है, कांट यूजिंग एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ मदद करता है, तो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें आपको बताए थे कि फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मेम्ब्रेन है। हाँ बोलो, क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पे प्रोटीन है तो ये मॉलिक्यूल को यहाँ पे कैच कर लेता है और उसके बाद ये इसको क्या करेगा, इस तरफ मूव कर देगा, बाहर की ओर निकाल देगा। यानी अंदर से ऐसे नहीं गया, ये डायरेक्टली क्या होता है, फ्लिप करता है। ठीक है, ये मूव करता नहीं है बल्कि फ्लिप करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ये हो जाता है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट या इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। आई बात समझ में? पढ़ा हुआ है, अगर आपने रेगुलर क्लास किया है तब जरूर समझ में आएगा, अगर आपने नहीं किया है तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या हुआ था जी? श्रिंकेज। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, अवे फ्रॉम, कहां से? अवे फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? तो ये जनरली आप किस में देखते हो? प्लांट सेल में। कब होता है ये? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब डालते हैं तब ये होता है ना। यही चीज अगर हम प्लांट एनिमल सेल के साथ करेंगे तो क्या होगा? क्रीनेशन हो जाएगा। तो ये क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ सेल फ्रॉम ऑल साइड, है ना, ऑल साइड। कैसा अपीयरेंस होता है? रिंकल्ड हो जाता है सेल। तो ये किस में होता है? तो ये बेसिकली होता है एनिमल सेल में। किसमें होगा ये? एनिमल सेल में होगा। और ये भी किस में हो रहा है? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर ही हो रहा है। फिर आपने सीखा था कि अगर हम प्लांट सेल को देखेंगे, अगर इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हाइपो में क्या होता है? हाइपोटोनिक में ये स्वेल कर जाता है, ब्रस्ट नहीं करता, नॉट ब्रस्ट। नॉट बर्स्ट। क्यों नहीं बर्स्ट करता है? क्योंकि इसके पास क्या है? सेल वॉल है। और यही अगर इसको हाइपोटोनिक में डालते हैं प्लांट सेल को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लांट सेल को सॉरी एनिमल सेल को डालते हैं तो ये स्वेल करता है ना, बर्स्ट कर जाएगा। और ये बर्स्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे सेल वॉल में आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये है ना, कि अगर हम कहा जाए कि प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में सबसे जो अबंडेंट सब्सटेंस है प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल किस चीज का बना रहता है? तो बेसिकली इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है? सेल्यूलोज रहता है। और अगर हम किसी दूसरे की बात करें तो बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको सेल्यूलोज नहीं मिलता है, क्या मिलता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन मिलता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन मिलता है, दूसरी चीजें मिलती हैं। वही अगर हम फंगी की बात करेंगे तो फंगी में क्या मिलेगा? काइटिन मिलता है। ठीक है, अलग अलग चीजें मिल रही है। तो इसको ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में मेस्टली क्या होता है? सेल्यूलोज रहता है। और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में बेसिकली क्या होता है? सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? नेचर वाइज परमिएबल होगा, सब्सटेंस को पास कर देगा इजिली।
इसमें भी कितने बॉल होते हैं? तो बेसिकली कितने बॉल होंगे? 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, कितने बॉल होते हैं? तो 2 प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, है ना। इवन अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, तो अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट सेल के बीच में क्या होता है? यहाँ पे गैप प्रेजेंट होता है। इस गैप को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू क्या होता है? प्लांट मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता रहता है ना। और फिर ये जो स्पेस वाला जो सबसे मेन जो लेयर होता है वो क्या कहलाता है? मिडिल लैमेला, जो एडजेसेंट प्लांट सेल को कनेक्ट करने का काम करता है ना। क्योंकि यहाँ से नीचे ना सेल वॉल बनता है, सेल वॉल तो इसके नीचे बनता है कि नहीं। इधर से यहाँ पर दूसरे सेल का सेल वॉल हो जाएगा, तो ये बीच में जो है वो क्या है? मिडिल लैमेला हो जाएगा। ठीक है, अब जरी देखते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पे आते हैं, साइटोप्लाज्म पे आते हैं। तो साइटोप्लाज्म की अगर बात करोगे, साइटोप्लाज्म की अगर बात करोगे तो क्या हो जाता है? तो ये एक तरह से कहोगे कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट फ्लूइड है ना। ये जो फ्लूइड है ये जेली लाइक हो सकता है ना। कोलाइडल फ्लूइड है ये, कोलाइडल फ्लूइड है ये। और कहाँ प्रेजेंट रहता है जनरली? तो बिटवीन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या है? मेन फंक्शनल एरिया है ये, फंक्शनल एरिया है। जो भी काम हो रहा है सेल में, जो साइटोप्लाज्म, जो भी सेल के अंदर काम हो रहा है वो साइटोप्लाज्म वाले एरिया में ही काम हो रहा है। और क्या कंटेन कर रहा है? सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल काम कर रहा है। इसके बाद साइटोप्लाज्म में सोल और जेल भी बताया था। सोल कहाँ है? ये सेंट्रल है, जनरली अंदर पाया जाता है। और जो जेल है वो क्या है? पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल होगा। अरे बात समझ में? चलिए, अब आगे समझते हैं, सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल के बारे में बताया था कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल से भी छोटा स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल कह सकते हैं या ऑर्गन ऑफ सेल कहते हैं, जिसमें आपको मिलता है ना। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपने कहा था सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करेंगे तो इसको हम डेराइव कर सकते हैं कि ये इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है ना। नेटवर्क लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसके बाद ये मटेरियल सेंड कर रहा है, मटेरियल सेंड करता है कहाँ? सेंड टू गोल्गी बॉडी के पास भेजता है, गोल्गी बॉडी के पास भेजता है। इसके बाद इसके पास क्या है? राइबोसोम मॉलिक्यूल जिसके पास नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तो ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, साथ ही साथ और क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल, बहुत इस पे केयर करना, डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल। ठीक है, ये काम कर रहा है। इसके बाद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर में क्या है? राइबोसोम मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके साथ साथ क्या बनाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कहाँ स्टोर होता है? लाइसोसोम में, लाइसोसोम में स्टोर होता है। और इन दोनों का काम ही क्या है? इसके लिए आता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो प्रोटीन और लिपिड बनाता है उसके अनुसार से। क्लियर है? चलिए, अब समझते हैं आगे।
तो फिर आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की बात करेंगे तो ये ट्यूबुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जनरली लोकेटेड इन द एनिमल और प्लांट सेल दोनों में रहता है। बस प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, और एनिमल सेल में इसको गोल्गी बॉडी ही कहा जाता है, और कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया हुआ था। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी का काम क्या है, तो इसका काम आपको बेसिकली आपको याद रखना है, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ये आपको 3 काम याद रखना है। इवन सिक्रीशन का भी काम करता है, सिक्रीशन का भी काम करता है, हार्मोन सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन, ये सारे काम करते हैं गोल्गी बॉडी में। कॉम्प्लेक्सिंग सिंपल शुगर ये भी काम करता है, कॉम्प्लेक्सिंग सिंपल शुगर ये भी काम करता है। इसके बाद लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन भी यही करता है, तो कई वर्क हो जाते हैं इसके पास। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने का काम करता है। इसके बाद सुसाइडल बैग भी बोलते हैं उसको, सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि जो भी अगर कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज हो गया है ना, या सेल डैमेज हो गया तो उसको किल कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, सुसाइडल बैग कहते हैं। सेल को डेड कर देता है, सुसाइडल बैग इसको बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद कह सकते हो सेल क्लीनर का भी बात बताया था, सेल क्लीनर का भी काम करते हैं। इवन डाइजेस्टिव एंजाइम भी कंटेन करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है ना, जैसे में लाइपेज है, लाइपेजेस है, अमाइलेज है, ठीक है। इसके बाद प्रोटीनेज है, कई तरह के एंजाइम कंटेन करता है इसके पास में, ठीक है। अब आगे समझते हैं। इसके बाद अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है, आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल जो कि मेम्ब्रेन लेस है, कोई मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। और ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही तरह के सेल्स में पाया जाएगा, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल इसको हम मान सकते हैं। और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री इसको आप कह सकते हो, प्रोटीन सिंथेसिस का ही काम करता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, बेसिकली हमने पहले ही लिखाया था कि इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हो, पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं। अभी जो पावर हाउस ऑफ सेल है तो ये क्या करता है, एटीपी एनर्जी बनाता है और स्टोर करता है। इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है उसको कहते क्या है, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर क्या है, तो ऑक्सीजोम कंटेन करता है ना। क्रिस्टी के ऊपर क्या है, ऑक्सीजोम कंटेन कर रहा है। और ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम कंटेन कर रहा है, न्यूक्लियस के अलावे डीएनए और राइबोसोम इसके पास कंटेन कर रहा है। तो ये कैसा कहलाता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, ठीक है। फिर प्लास्टिड की बात करेंगे तो प्लास्टिड अकेले कुछ भी नहीं बल्कि इसमें 3 पार्ट हो जाते हैं। कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड की अगर बात करेंगे तो कौन होता है, ल्यूकोप्लास्ट, जिसका काम क्या है, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। इसमें कई तरह के बात थे, क्या क्या था, अमाइलोप्लास्ट था, अमाइलोप्लास्ट, और क्या है, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, और एक क्या था, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। अगर हम अमाइलोप्लास्ट की बात करेंगे तो स्टार्च स्टोरेज करता है,
और इसकी बात करेंगे तो ऑयल और फैट स्टोर करता है ये, और इसकी बात करेंगे तो ये क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है। ठीक है, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड ऑलमोस्ट प्लास्टिड, ये क्या है, तो इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम कंटेन करता है, इसलिए क्या है ये सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, फिर कलरफुल प्लास्टिड की बात करेंगे। कलरफुल प्लास्टिड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में क्या होना आएगा, क्रोमोप्लास्ट का दो पार्ट हो जाता है, एक होता है कैरोटीनॉइड, कैरोटीन जो रेड ऑरेंज कलर का होगा, और एक होता है जैंथोफिल जिसका कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का होगा। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर इन सब का कलर जो है क्रोमोप्लास्ट के कारण हो सकता है। ठीक है, फिर आता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्या है, क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, ग्रीन प्लास्टिड जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास क्या कंटेन कर रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेन करने के कारण ये कैसा है, तो ये ग्रीन है, और बेसिकली क्या कर रहा है, फोटो सिंथेसिस करता है। इसके पास में क्या है, ग्रुप में ग्रैनम होता है ना, ग्रुप में क्या होगा, थैलाक्वाइड कंटेन कर रहा है, थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड जो सैक है ना, इसमें क्या कंटेन कर रहा है, क्लोरोफिल कंटेन करता है थैलाक्वाइड के अंदर, और थैलाक्वाइड फॉर्म करेगा, फॉर्म्स ग्रुप जिसको कहते हैं ग्रेनम। इस पे भी बेसिकली ध्यान देना, कहाँ पे बनता है, कहाँ पे क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, तो थैलाक्वाइड के अंदर। ठीक है, जहाँ पे टिक लगाया है उस तरह का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, और जितना रिवीजन कराया है अगर ध्यान से इसको दोबारा भी देख लिया तो तुरंत याद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगर बात करते हैं तो वैक्यूल की अगर बात करो तो बेसिकली प्लांट वैक्यूल की अगर बात करेंगे तो लगभग 50 से 80 या 90% जो पार्ट है प्लांट सेल में ये ऑक्युपाई करता है। प्लांट सेल का 50 to 90% पार्ट जो है वो ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाइज प्लांट सेल 50 to 90% पार्ट ये ऑक्युपाई कर लेता है, और ये क्या करता है, स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल एज वेल एज यूजफुल मटेरियल भी स्टोर करता है प्लांट के केस में। और ये भी याद है ना आपको कि इसमें जो प्लांट सेल में सैप स्टोर होता है, सैप मतलब क्या होता है, सैप मीन्स क्या होता है, वाटर है और प्लस वेस्ट भी है, कुछ मिनरल्स भी इसमें कंटेन करेंगे। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं इसके जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में, उसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को क्या कहते हो, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल के वैक्यूल को क्या कहते हैं, प्लांट सेल के वैक्यूल को कहते हैं सैप वैक्यूल, प्लांट सेल में। ठीक है, फिर फूड वैक्यूल आपको अमीबा में मिल सकता है, गैस वैक्यूल आपको प्रोकैरियोट्स में मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको मिल सकता है एल्गी में, अमीबा में, पैरामीशियम में, इन सब में मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। फिर आ जाती है
सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बेसिकली एनिमल सेल में मिलता है। ये प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या होगा, एब्सेंट होगा, एनिमल सेल में मिलेगा। और सेंट्रियोल ध्यान देंगे, सेंट्रियोल का काम क्या है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करना, स्पाइंडल फाइबर बनाना, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना, सीलिया एंड फ्लैजिला का फॉर्मेशन करना, ये सभी काम किसका है, सेंट्रियोल का है। लोकेशन कहाँ है इसका, लोकेशन है नियर न्यूक्लियस इन एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करेंगे तो इसमें आता कौन कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, जो कैसा है, हॉलो स्ट्रक्चर है, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। किस चीज का बना रहता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका बना रहता है ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। फिर आता है इसमें माइक्रोफिलामेंट, ये कैसा है, सॉलिड रॉड लाइक है। किसका बना है, तो एक्टिन प्रोटीन का। ये मसल मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये कहलाता है एंकर ऑफ द सेल, क्योंकि ये होल्ड करता है सेल ऑर्गेनल्स को। इवन सेल ऑर्गेनल को होल्ड करने का काम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी है। चलिए, हो गई बात कंप्लीट। अब थोड़ी सी बात हो गई है सेल डिवीजन की। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई एक सेल है और ये सेल ग्रेजुअली डिवाइड करके दो नए सेल्स बना लेता है, तो ये होल प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले वाले सेल से नए सेल्स का फॉर्मेशन करना ही सेल डिवीजन है। और ये जो सेल डिवीजन है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है माइटोसिस, जिसको माइटोटिक भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इक्वल डिवीजन, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हो। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या, किसी सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो आफ्टर डिवीजन दोनों जो सेल्स है उसमें भी 46 होंगे। अगर किसी सेल में मान लिया जाए कि 10 क्रोमोसोम है और ये डिवाइड किया माइटोसिस डिवीजन से, तो नए सेल्स में भी क्या होगा, 10 क्रोमोसोम ही होगा, यानी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यू सेल। ये माइटोसिस हो जाता है। फिर अगर मियोसिस की बात करेंगे, है ना, मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस को हम लोग मियोटिक भी बोलते हैं, उसको। और ये डिवीजन कैसा डिवीजन है, तो रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटती है, रिडक्शनल डिवीजन में क्या है, यदि किसी सेल्स में 46 क्रोमोसोम है तो उसके नए सेल्स में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर किसी सेल्स में 10 क्रोमोसोम है तो उसके नए सेल्स में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली किसमें होता है, तो ये किसमें होता है, मियोसिस डिवीजन किसमें होगा, तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के समय ये होता है। और ये किसमें होता है, सोमैटिक सेल्स में। जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, स्किन सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, जो भी है, सोमैटिक सेल्स में होता है। और जायगोट में होता है। जायगोट जो है, अगर कोई जायगोट 46 क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है,
अगर वो माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है तो उसके जो भी नए सेल्स बनेंगे उसमें 46 क्रोमोसोम होगा। तो ये लगभग आपको रफली जो है क्या एकदम ब्रीफ तरीके से आपको पूरा का पूरा सेल लगभग कंप्लीट हो गया। एनी प्रॉब्लम? क्या जी, एनी प्रॉब्लम किसी को? यानी 1 घंटे में पूरा एक सेल कंप्लीट हो सकता है और आपके एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा सा अगर हो सकता है तो हो सकता है, बस इतना ही काफ़ी रहे।